दोस्तों, आज की इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन चीन के इतिहास के उन अंधेरे कमरों का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। देखिए, प्राचीन चीन का इतिहास सिर्फ शानदार महलों और महान राजाओं तक ही सीमित नहीं है। इसकी चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसी खौफनाक सच्चाइयां छुपी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल। दुनिया की सबसे बेहतरीन खोजों के पीछे इंसान के सबसे गहरे और काले राज कैसे छुपे हो सकते हैं? मतलब, जो इतिहास की किताबों में हमें अक्सर दिखाया जाता है ना, उसकी असलियत काफी चौंका देने वाली होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो प्राचीन चीन की उस खूबसूरत तस्वीर के पीछे के दर्द को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। तो चलिए, इसकी गहराई में उतरते हैं। हम सभी ने चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना है, उसकी विशालता की तारीफ की है। पर क्या आप जानते हैं कि इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी क्यों कहा जाता है? ये सवाल प्राचीन दुनिया की उन हैरान करने वाली सच्चाइयों की तरफ इशारा करता है, जहां हर बड़ी चीज हासिल करने के लिए एक बहुत ही भयानक कीमत चुकाई गई थी। भाग 1, सभ्यता का जन्म, एक रहस्यमयी शुरुआत। अब देखिए, चीन का ये जो विकास है ना, ये रातों रात नहीं हुआ। जरा इस टाइमलाइन को समझिए। 17 लाख साल पहले गुफाओं में रहने वाले पीकिंग मेन से शुरू होकर 10,000 साल पहले पीली नदी के किनारे शुरू हुई खेती तक, फिर 4,000 साल पहले जिया राजवंश की नहरों से होते हुए 3,000 साल पुरानी सैनसिंगडुई सभ्यता के उन अजीब गरीब मुखौटों तक जो सच कहूं तो इंसानों के लगते ही नहीं थे, और अंत में 2200 साल पहले किन राजवंश द्वारा पूरे चीन को एक करना। इस सभ्यता का ये लंबा सफर सच में कमाल का है। लेकिन इस शुरुआती समझ और विकास के साथ साथ कुछ बहुत ही गहरे अंधविश्वास भी जुड़े हुए थे, जैसे कि ऑरेकल बोन्स। शंग राजवंश के लोग क्या करते थे कि कछुए की खाल और जानवरों की हड्डियों को आग में जलाते थे और उन पर पड़ने वाली दरारों को पढ़कर भविष्य बताते थे। अजीब है ना? और इस दौर का एक सबसे काला सच ये भी था कि मरे हुए राजाओं के साथ उनके सैकड़ों गुलामों और दासियों को जिंदा ही दफना दिया जाता था। क्यों? ताकि वो अगले जन्म में भी अपने राजा की सेवा कर सकें। सोचकर ही रूह कांप जाती है। भाग 2, दुलासिता और खून, यानी चमक के पीछे की खौफनाक कीमत। अब जरा इस बारे में सोचिए। रेशम की सुंदरता और महारानी लीजू के चाय के कप से शुरू हुई इस कहानी का एक दूसरा और काफी डरावना पहलू भी है। यहाँ आपको एकदम विप्लाश जैसा महसूस होगा। एक तरफ तो इतनी लग्जरी थी और दूसरी तरफ बेहद क्रूरता। रेशम बनाने के इस रास को देश से बाहर ले जाने वाले तस्करों को बीच सड़क पर तड़पा तड़पा कर मार डाला जाता था। और इस रेशम को बनाता कौन था? गरीब किसान लड़कियां, जिन्हें उबलते हुए पानी में अपने हाथ डालकर धागे निकालने पड़ते थे। उनके हाथ पूरी तरह झुलसकर बर्बाद हो जाते थे। तो ये जो शुरुआती साम्राज्य थे, इन्होंने आखिर अपना नियंत्रण बनाए कैसे रखा? इसका जवाब छिपा है लीगलिज्म में। ये एक ऐसी सख्त विचारधारा थी जिसका सीधा सा मानना था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ डर की भाषा समझता है, और इस डर को बनाए रखने के लिए 5 भयानक सजाएं तय की गई थीं। जैसे छोटा मोटा झूठ बोलने पर नाक काट देना, या किसी बड़े अपराध के लिए मुजरिम को घोड़ों से खिंचवाकर उसके जिंदा टुकड़े कर देना, बिल्कुल बेरहमी से। भाग 3, पागल सम्राट और वह खौफनाक दीवार। ये जो सारी क्रूरता थी ना, ये सम्राट किन शी हुआंग के आते आते अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। ये वही सम्राट था जिसने लिखावट को तो एक जैसा किया, चीन को एकजुट किया, लेकिन अपने विचारों से असहमत 400 विद्वानों को जिंदा मिट्टी में दफना दिया था। और ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि मौत का खौफ किसी भी इंसान को कैसा पागल बना सकता है। अमर होने की एक अजीब सी सनक में इस सम्राट ने वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पारा यानी मर्क्यूरी और सल्फर का घोल पीना शुरू कर दिया। उसे लगा कि ये अमृत है, पर सच तो ये था कि इस जहर ने धीरे धीरे उसके दिमाग को पूरी तरह से विकृत और जालिम बना दिया था। 8,000, इस नंबर को जरा ध्यान से सोचिए। अपने इसी पागलपन और मौत के डर में सम्राट किन ने मौत के बाद अपनी कब्र की रखवाली के लिए 8,000 से ज्यादा टेराकोटा के सैनिक, घोड़े और रथ बनवाए। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इन 8,000 सैनिकों में से हर एक का चेहरा, उनका कद, उनके हाव भाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कोई भी 2 मूर्तियां एक जैसी नहीं हैं। लेकिन जब उस सम्राट की मौत हुई, तब जो नज़ारा था वो और भी डरावना था। सम्राट की सड़ी हुई लाश की बदबू को छुपाने के लिए उसके रथ के चारों तरफ सड़ी हुई मछलियां बांध दी गईं। और जब उसे उस विशाल मकबरे में दफनाया गया तो वहां अंदर शुद्ध पारे की जहरीली नदियां बह रही थीं।
अब इस राज को हमेशा के लिए राज रखने के लिए उन्होंने क्या किया? जो रानियां बेऔलाद थीं और जिन हजारों इंजीनियर्स और मजदूरों ने उस मकबरे को बनाया था, उन सबको उसी कब्र के अंदर हमेशा के लिए जिंदा सील कर दिया गया। भाग 4 ज्ञान, बारूद और बेइंतहा क्रूरता। एक तरफ हम देखते हैं हान, सुई और तांग राजवंशों का वो सुनहरा दौर। यहाँ आपको एकदम कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, बेहतरीन इंजीनियरिंग और बेहिसाब दर्द के बीच। उत्तर और दक्षिण चीन को जोड़ने के लिए 10,800 किलोमीटर लंबी ग्रैंड कैनाल बनाई गई। एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। लेकिन इसकी सच्चाई, इसे बनाने में 50 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 25 लाख से ज्यादा लोग भूख, थकान और बीमारियों से तड़प तड़प कर मर गए। मतलब अर्थव्यवस्था की जो लाइफलाइन थी ना, वो दरअसल इन लाखों बेगुनाहों की हड्डियों के ढेर पर खड़ी की गई थी। ठीक इसी दौर में समाज में खूबसूरती का एक बेहद अजीब और जालिम पैमाना उभरकर सामने आया, जिसे लोटस फीट कहा जाता था। अमीर घरों की 4 या 5 साल की छोटी छोटी बच्चियों के पैरों की उंगलियों को जबरदस्ती मोड़कर उन्हें रेशमी पट्टियों से इतना कस के बांध दिया जाता था कि हड्डियां तक टूट जाती थीं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि उनके पैर जिंदगी भर सिर्फ 3 इंच के ही रहें। इस क्रूर सुंदरता के स्टैंडर्ड के लिए औरतों को पूरी उम्र के लिए अपाहिज कर दिया जाता था। और अब आती है इस काल की सबसे बड़ी और मैं कहूंगा सबसे विडंबनापूर्ण खोज, बारूद, जिसका आविष्कार पूरी तरह से बस एक गलती, एक एक्सीडेंट था। असल में वहां के वैज्ञानिक तो अमर होने का अमृत ढूंढ रहे थे। उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल को एक साथ मिलाया। अमृत तो नहीं बना, लेकिन एक बहुत ही जोरदार धमाका जरूर हो गया। और इस तरह गलती से इतिहास के सबसे विनाशकारी हथियार का जन्म हुआ। हालांकि शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल सिर्फ बुरी आत्माओं को डराकर भगाने के लिए पटाखों के रूप में होता था। भाग 5 मंगोलों का खौफ और मून किक्स का राज। 13वीं शताब्दी में कहानी थोड़ी बदलती है, जब चंगेज खान ने महान दीवार को बाईपास कर दिया और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मंगोलों के हमले के तथ्य इतने डरावने हैं कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब उन्होंने बीजिंग पर कब्जा किया तो इतना भयानक नरसंहार हुआ कि वहां की सड़कों पर इंसानी चर्बी से फिसलन हो गई थी। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस क्रूरता में इतने बड़े पैमाने पर लोग मरे गए थे कि इस धरती का कार्बन लेवल कम हो गया और पूरी दुनिया का तापमान सचमुच थोड़ा नीचे गिर गया था। लेकिन चीन की आम जनता ने इस विदेशी शासन के खिलाफ एक काफी चतुर रणनीति अपनाई। 15वीं रात को मंगोलों को खत्म कर दो, ये मैसेज एक मिठास भरी मिठाई जिसे मून केक कहते हैं, उसके अंदर छुपाकर पूरे चीन में गुप्त रूप से फैलाया गया था। बस इसी एक खुफिया मैसेज ने एक बहुत बड़े किसान विद्रोह को जन्म दिया और आखिरकार दुनिया की सबसे ताकतवर मंगोल सेना को उखाड़ फेंका। भाग 6 आम लोगों की जिंदगी का सच। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस लंबे चौड़े इतिहास का असली निर्माण वहाँ की आम जनता ने किया था। उनकी जिंदगी अजीबोगरीब रिवाजों और बेहद कड़े संघर्षों से भरी थी। जैसे वहाँ पैदा होते ही बच्चे को 1 साल का मान लिया जाता था। खाना खाते वक्त चाकू को बहुत हिंसक मानते थे, इसीलिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। भारी टैक्स और भुखमरी के बावजूद इन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ों पर बांस के पाइप लगाकर खेती करने की नई तकनीकें ईजाद की। और हर साल नए साल पर लाल कपड़े पहनकर नियोन नाम के राक्षस को डराते हुए वे अपनी खुशियां मनाते थे। आम लोगों का यही लचीलापन था जिसने चीन की सभ्यता को हर मुश्किल दौर से निकालकर जिंदा रखा। और अंत में यह एक्सप्लेनर हमें काफी गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जब भी हम प्राचीन दुनिया की इन महान कलाकृतियों, विशाल दीवारों और शानदार महलों को देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, तो हम उन लाखों बेनाम लोगों की उस अनकही पीड़ा को क्यों भूल जाते हैं? आखिर किसके दर्द की कीमत पर यह महान इतिहास लिखा गया? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है।